Welcome back to my YouTube channel Lovers Academy. So in this lecture we will solve remaining problems of problem set 3. तो कहाँ तक आए थे हम? क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया था. अभी इसमें क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 एंड उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. 9 क्वेश्चन क्या है? इन फिगर लाइन L टचेस द सर्कल विथ सेंटर O एट पॉइंट P. लाइन L सर्कल विथ सेंटर O को टच कर रही है एट पॉइंट P पे. देन Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP. ये जो क्यूब है वो OP का मिड पॉइंट है एंड OP क्या है हमारा? रेडियस. देन आगे क्या दिया है? RS इज अ कॉर्ड थ्रू Q सच दैट कॉर्ड RS पर पैरेलल टू लाइन L. तो RS सर्कल की कॉर्ड है एंड वो रेडियस के Q पॉइंट से पास होती है एंड RS मतलब कॉर्ड RS लाइन L से पैरेलल है. देन RS इज इक्वल टू 12. हमें RS की लेंथ पता है, दैट इज 12. फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब हमें OP या OR फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो पहले तो देखो, गिवन फिगर से हम ये बता सकते हैं कि अगर RS एंड लाइन L पैरेलल हो जाएंगे तो एंगल OQR एंड एंगल OPT ये क्या बनेंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. और हमें पता है बाय टेंजेंट थ्योरम रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है. मतलब एंगल OPT क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. OPT 90 हो जाएगा तो मतलब एंगल OQR भी 90 हो जाएगा. तो लिखना पड़ेगा वैसे कॉर्ड RS पैरेलल टू लाइन L. देन एंगल OPT, पहले OPT के लिए लिखता हूं. OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या हो जाएगा? टेंजेंट थ्योरम. देन अगेन OPT हमारा 90 डिग्री मिला. OPT का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? OQR. वो भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री. वो भी लिखेंगे एंगल OPT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल OQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स. देन देखो, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, मतलब OQR हमारा क्या निकल के आया? 90 डिग्री. तो OQR ये बनेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल. यही यूज करके हम OR हाइपोटेनियस हो जाएगी. तो OR हाइपोटेनियस बनेगी तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं. उसके लिए क्या चाहिए? अब ये दोनों साइड चाहिए होगी RQ एंड OQ. एक चीज तो हमें RS कितना दिया है? 12. RS इज इक्वल टू 12. अब देखो, हमें बताया क्या गया कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ OP एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड. मतलब RQ इज हाफ ऑफ RS हो जाएगा. RQ इज हाफ ऑफ RS. उसका रीजन लिख लो, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड bisects the chord. ये बाइसेक्ट करेगा मतलब RQ हाफ हो जाएगा RS से. तो लिख लिया हमने. तो RQ इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1/2 इंटू 12 दैट इज 6. तो RQ मिला हमें 6. तो देखो RQ मिल गया हमें 6. अब चाहिए क्या? OQ. तो OQ मिलेगा कम तो हम OR फाइंड आउट कर सकते हैं. तो यहां क्या करना है आपको? कंसीडर रेडियस ऑफ सर्कल. यहां रेडियस कौन सी बनेगी? OP एंड OR. तो लेट लिखते हैं, लेट इससे आगे यहां से लेट OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू 2x. पहले देखो ये क्या किया मैंने? 2x कंसिडर किया. तो गिवन क्या था हमें कि Q इज द मिड पॉइंट ऑफ रेडियस OP. मतलब OQ इज हाफ ऑफ OP. मतलब देखो OQ इज हाफ ऑफ OP. तो OP क्या है हमारा? 2x. तो 1/2 इंटू 2x. तो OQ क्या बनेगा हमारा? x. तो देखो OQ बना हमारा x. हाइपोटेनियस क्या लेट अज्यूम किया हमने? 2x. तो हमारे पास तीनों साइड्स है. अब क्या यूज करेंगे हम?
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल OQR, बाय यूजिंग पाइथागोरस, शॉर्ट में लिखता हूं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल OQR। OQR में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, मतलब OQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर। तो OR स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x जो हमने रेडियस के लिए अज्यूम किया था उसका स्क्वायर, देन OQ क्या है, कैलकुलेट किया हमने x उसका स्क्वायर, एंड RQ था हमारा 6 उसका स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर का 2x उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो 4x ये इधर आ जाएगा, तो 4x माइनस x, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये बनेगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 36 डिवाइडेड बाय 3, तो ये बनेगा 12। तो देखो x की वैल्यू क्या मिली हमें, x इज इक्वल टू 12, मतलब हमें सिर्फ x की वैल्यू मिली है, रेडियस की वैल्यू मिली नहीं है, सॉरी x स्क्वायर था, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अंडर रूट 12। तो अंडर रूट 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 2, मतलब 2 रूट के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट क्या बचेगा सिर्फ रूट 3। तो 12 अंडर रूट 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 रूट 3। तो x की वैल्यू मिली हमें 2 रूट 3, पर हमारा रेडियस क्या है 2x, तो OR इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे 2 इंटू 2 रूट 3, तो OR दैट इज रेडियस क्या बनेगा 4 रूट 3। यही हमें कैलकुलेट करना था, तो नोट डाउन कर लो, सिंपल है। सिर्फ क्या किया हमने, रेडियस को 2x कंसिडर किया, तो Q हमारा मिड पॉइंट बन जाएगा, तो Q मिड पॉइंट बना तो OQ x बनेगा एंड QP वो भी x बनेगा। तो यहां बनेगा हमारा राइट एंगल्ड ट्रायंगल, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके x की वैल्यू मिलेगी दैट इज 2 रूट 3। तो हमें x मिल गया, रेडियस क्या थी 2x, तो इंटू 2 कर देंगे तो 4 रूट 3 मिलेगा, जो कि होगा रेडियस ऑफ गिवन सर्कल। नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, इन फिगर सेग AB इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। सेग AB सर्कल क्या है डायमीटर, विथ सेंटर C, मतलब वही सेंटर, सर्कल का सेंटर क्या है C। लाइन PQ इज अ टेंजेंट विच टचेस द सर्कल एट पॉइंट T। PQ सर्कल की टेंजेंट है जो कि सर्कल को T पॉइंट पे टच कर रही है। देन सेग AP परपेंडिकुलर टू PQ, AP परपेंडिकुलर टू PQ, BQ परपेंडिकुलर टू PQ, BQ परपेंडिकुलर टू PQ, ये दोनों सेगमेंट्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देन प्रूव दैट सेग CP एंड CQ आर कॉन्ग्रुएंट। CP एंड CQ कॉन्ग्रुएंट है। तो पहले तो आपको कंस्ट्रक्शन क्या बनाना पड़ेगा, ड्रॉ CP, CQ एंड CT, इतना कंस्ट्रक्शन कर लो। तो आंसर में पहले क्या लिखेंगे, ड्रॉ सेग CQ, सेग CP एंड सेग CT। तो देखो पहले तो गिवन क्या है, AP परपेंडिकुलर टू PQ, लिखता हूं मैं सेग AP परपेंडिकुलर टू सेग PQ। रीजन क्या है, गिवन, जो कि हमें गिवन में दिया है। देन CT परपेंडिकुलर टू PQ, ये क्यों हो जाएगा, बाय टेंजेंट थ्योरम, रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो सेग CT परपेंडिकुलर टू सेग PQ, इसका रीजन हो जाएगा टेंजेंट थ्योरम। शॉर्ट में लिखता हूं, आप पूरा लिखिएगा। देन अब BQ परपेंडिकुलर टू PQ, ये रहेगा सेग BQ परपेंडिकुलर टू सेग PQ। इसका रीजन क्या हो जाएगा कि ये गिवन में दिया है हमें। तो देखो AP, CT एंड BQ एक ही लाइन को परपेंडिकुलर हो रहा है, मतलब ये तीनों लाइंस एक दूसरे से क्या हो जाएगी, पैरेलल। तो यहां लिख सकता हूं मैं सेग AP पैरेलल टू सेग CT पैरेलल टू सेग BQ। इसका रीजन क्या हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन,
परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन अ सेम लाइन। तो यहां लिखो परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन। तो एक ही लाइन पे अगर हम परपेंडिकुलर निकाल देंगे तो वो परपेंडिकुलर एक दूसरे से पैरेलल हो जाएंगे। तो देखो इसी से ही मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी। इसका रीजन क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, जो कि हमने सिमिलैरिटी चैप्टर में देखा था। तो लिखता हूं पी टी अपॉन, ऐसा कुछ तो किया था हमने कि ये दो पैरेलल लाइंस होंगी, तो ये देखो तीन पैरेलल लाइंस होगी तो इसका एंड इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका एंड इसका रेशियो हो जाएगा। यही हमें करना है, पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी, ए सी अपॉन सी बी। उसका रीजन क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। लिखो प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स, ट्रांसवर्सल्स। तो देखो पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बी होगा, पर यहां सी ए एंड सी बी क्या है, सर्कल की रेडियस, मतलब सी ए इज इक्वल टू सी बी हो जाएगा। तो सी ए एंड सी बी सेम होगा तो ए सी अपॉन सी बी का रेशियो क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो यहां लिखते हैं पहले सी ए इज इक्वल टू सी बी। रीजन क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ रेडियाई ऑफ सर्कल, रेडियाई ऑफ सर्कल। तो रेडियाई ऑफ सर्कल बनेगा मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए सी अपॉन सी बी, ये रेशियो क्या आ जाएगा हमारा 1। देयरफॉर हम ये इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। तो पुट, सॉरी इसको देता हूं इक्वेशन 1, इसको देंगे इक्वेशन 2। तो पुट 2 इन 1, पुट 2 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पी टी अपॉन टी क्यू इज इक्वल टू 1। तो टी क्यू यहां जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर पी टी इज इक्वल टू 1 इंटू टी क्यू, दैट इज टी क्यू। तो पी टी इज इक्वल टू टी क्यू बनेगा, मतलब ये दोनों साइड्स एक दूसरे से इक्वल होंगी। तो देखो यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या कंसिडर करना है आपको, ये दोनों ट्रायंगल्स कंसिडर करो, सी टी पी एंड सी टी क्यू। इन दोनों में क्या दिखा सकते हैं कि सी टी कॉमन लाइन है, देन सी टी पी एंड एंगल सी टी क्यू, ये एंगल्स दोनों ईच 90 डिग्रीज है। एंड थर्ड जो हमने कैलकुलेट किया था पी टी इज इक्वल टू टी क्यू, यही कर देंगे तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे से सिमिलर बन जाएंगे। तो देखो लिखते हैं इन ट्रायंगल सी टी पी, सी टी पी, सी टी पी एंड ट्रायंगल सी टी क्यू, क्या हो जाएगा, सी टी एंड सी टी कॉमन साइड, sec ct is congruent to sec ct, उसका रीजन लिख लो कॉमन साइड, शॉर्ट में लिखता हूं। देन अगेन एंगल सी टी पी एंड सी टी क्यू, ये क्या बनेगा हमारा, ईच 90 डिग्री, जो कि हमने बाय टेंजेंट थ्योरम से देखा था कि रेडियस टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है। तो एंगल सी टी पी is congruent to angle CTQ, इसका रीजन ईच 90 डिग्री। तो अब बचा क्या हमारा, फ्रॉम 2, इसको दे देंगे इक्वेशन 3 दे दो। तो sec PT इज इक्वल टू sec TQ, इसका रीजन क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो यहां सेग एंगल एंड सेग बाय एसएएस टेस्ट हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे से सिमिलर है। तो सी टी पी इज सिमिलर ट्रायंगल सी टी क्यू। तो ये दोनों ट्रायंगल्स किस टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे, एसएएस टेस्ट से। तो सी टी पी सिमिलर ट्रायंगल सी टी क्यू, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी वो भी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सेक सी पी इज कॉन्ग्रेंट टू सेक सी क्यू, सेक सी पी कॉन्ग्रेंट टू सेक सी क्यू। इसका रीजन क्या हो जाएगा,
करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 11 में? ड्रॉ सर्कल विथ सेंटर्स ए बी एंड सी, ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर सच दैट ईच सर्कल टचेस अदर 2 सर्कल्स। तो देखो गिवन क्वेश्चन में क्या दिया है हमें? 3 सर्कल्स है विथ सेंटर ए बी एंड सी। 3 सर्कल्स विथ सेंटर्स ए बी एंड सी, एंड वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को टच कर रहे हैं। उनकी जो रेडियस है वो क्या है? 3 सेंटीमीटर। अब देखो उन्होंने गिवन नहीं दिया कि वो इंटरनली टच कर रहे हैं क्या एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। देन अगर आप इंटरनली टच करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये सर्कल, ये एग्जैक्ट 3 सेंटीमीटर नहीं है, बड़ा दिखने के लिए मैंने थोड़ा सा इसका डिस्टेंस बढ़ा दिया। तो देखो अगर आप 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बना दोगे और एक सर्कल बनाना है जो कि इंटरनली टच कर रहा होगा और उसका भी रेडियस 3 सेंटीमीटर चाहिए, तो क्या करेंगे? वही एक सर्कल बनेगा और तीसरा भी वही एक बनेगा। मतलब तीनों सर्कल एक दूसरे के ऊपर बन जाएंगे। तो वैसा नहीं चाहिए हमें। हमें क्या करना पड़ेगा? फिर एक्सटर्नली टच करना पड़ेगा एक दूसरे को। अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे होंगे तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स क्या आता है? सम ऑफ देयर रेडियस। तो देखो सो सर्कल टचेस एक्सटर्नली, तो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उनकी रेडियस की क्या हो जाएगी? एडिशन। देयरफॉर 3 + 3 क्या हो जाएगा? 6 सेंटीमीटर। मतलब ये देखो फिगर कैसे बनानी है आपको? पहले 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना दो। 3 + 3 कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर का आपको क्या करना है? लाइन ड्रॉ करना है वही रेडियस के ऊपर। मतलब आप पहले क्या करोगे? 3 सेंटीमीटर का सर्कल बना दोगे तो रेडियस ऐसा बन जाएगा। अगेन 3 + 3 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? सिंपली 3 के ऊपर +3 करके और एक सर्कल बनाना है। मतलब इस सर्कल का भी रेडियस क्या बन जाएगा? 3 सेंटीमीटर। तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर। अब नीचे वाले के लिए क्या करना है? तो आपको देखो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में क्या हो जाएगा? ये इस प्रकार का कोई डिवाइस होगा, इसको क्या बोलते हैं हम? कंपास। उसमें क्या होता है? एक मेटल टिप होता है एंड एक जो टिप होता है वहां हम पेंसिल इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब हमारी इतनी फिगर तो बन गई जहां की ये 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल और ये भी एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बन गया। तो अगर यही हमें तीसरा सर्कल बनाना होगा तो उसका सेंटर यहां किधर तो भी आएगा। तो वो 3 and 3, ये 3 एंड ये 3 क्या हो जाएंगे? 6 सेंटीमीटर। ये 3 एंड रिमेनिंग ये 3 ये क्या हो जाएंगे? 6 सेंटीमीटर। मतलब ये ट्राइंगल कौन सा बनेगा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो हमें क्या करना है? 6 सेंटीमीटर यहां बना दिया। तो कंपास में स्केल के ऊपर लगा के मेजर करना है 6 सेंटीमीटर एंड यहां अगर ए बी होगा हमारा ए एंड सर्कल बी, ये रफ फिगर बता रहा हूं मैं। तो 6 सेंटीमीटर लेके यहां नीचे चाप बना देना है फ्रॉम सेंटर ए एंड सेंटर बी। तो कुछ कुछ इस प्रकार दिखेगा आपको चाप। देन सिंपली क्या करना है? आपको कनेक्ट कर देना है एंड उसी पॉइंट से अब क्या करना है? 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल बना देना है। तो ये बनेगा आपका तीसरा 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल। तो क्या किया हमने? पहले तो एक से सर्कल बना दिया जो कि 3 सेंटीमीटर का होगा। दूसरा सर्कल उसको टच कर रहा होगा एक्सटर्नली, तो 3 + 3 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। अब वो ट्राइंगल का एक बेस बनेगा, इक्विलैटरल ट्राइंगल का वो एक बेस बनेगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है मतलब बाकी 2 साइड्स भी क्या हो जाएंगी? 6 सेंटीमीटर। तो ए पे मेटल टिप रखना है आपको, 6 सेंटीमीटर लेना है स्केल्स के ऊपर और चाक मार देना है। सेम बी के लिए बी पे रखना है मेटल टिप, 6 सेंटीमीटर आपको स्केल लेना है एंड एक चाप मार देना है। तो दो चाप मिलेंगे, वही हमारा थर्ड सर्कल का सेंटर होगा। तो उसको नाम दे देंगे सी। तो ये हो जाएंगे हमारे तीनों सर्कल एक दूसरे को ज्वाइन। तो देखो कंडीशन क्या दी थी हमें कि एक सर्कल दो सर्कल से इन कांटेक्ट होना चाहिए, मतलब 2 सर्कल को टच होना चाहिए। तो देखो अगर मैं सर्कल विद सेंटर बी को कंसिडर करूंगा तो वो सर्कल ए एंड बी को टच कर रहा है एट पॉइंट पी एंड आर। सिमिलरली सी को
कंसीडर करूंगा तो वो दो सर्कल को टच हो रहा है विद सेंटर ए एंड बी एट पॉइंट क्यू एंड आर, यही हमें ड्रॉ करना था। तो देखो 3 सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट 3 पी क्यू आर, तीनों सर्कल के रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड जो बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो यही फिगर बनाना है आपको क्वेश्चन नंबर 11 में। तो नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या दिया, प्रूव दैट एनी 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल कांट बी कोलिनियर। तो पहले तो आपको एक फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, एक सर्कल बना दीजिए, 3 पॉइंट्स को प्रूव करना है कि नॉन कोलिनियर है। तो तीनों पॉइंट को सर्कल पे इक्विडिस्टेंट प्लॉट कर दे। देन आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ए बी एंड बी सी। वही हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो चलो पहले लिखते हैं गिवन। तो मैंने ये सर्कल चैप्टर, जब मैंने इस सर्कल चैप्टर की स्टार्टिंग की थी उसी लेक्चर में मैंने शायद इसका भी बता दिया था कि मैं 2 पॉइंट्स पे सर्कल ड्रॉ कर सकता हूं, पर तीनों कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब तीनों पॉइंट्स क्या होने चाहिए, एक ही लाइन पे लाई होने चाहिए, उस पे एक भी सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकता। तो देखो एक तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा कुछ तो भी हो सकता है, पर ये तीनों पॉइंट्स में सर्कल के ऊपर, तीनों कोलिनियर पॉइंट में सर्कल के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकता। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना है, थ्योरम नहीं प्रॉब्लम में प्रूव करना है। तो गिवन में क्या आ जाएगा, सर्कल विद सेंटर ओ एंड पॉइंट ए बी सी लाई ऑन अ सर्कल, सर्कल विथ सेंटर ओ एंड पॉइंट ए बी सी lie on circle, lie on circle। then again अब क्या करना है हमें, प्रूफ। तो टू प्रूव लिखेंगे, टू प्रूव में क्या करना है, पॉइंट ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, ये प्रूव करना है। तो पॉइंट ए बी एंड सी आर नॉन कोलिनियर, ये हमें शो करना है। अगेन अब कंस्ट्रक्शन क्या बताया मैंने कि ए बी सी पॉइंट प्लॉट कर दो, पर हमें ज्वाइन क्या करना है, वो तीनों पॉइंट एक दूसरे से ज्वाइन करना है विद सेंटर ऑफ सर्कल। तो यहां करेंगे कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिखता हूं कंस्ट्रक्शन। तो क्या करना है आपको, ड्रॉ कौन से सेग बताए थे, ओ ए, ओ बी, ओ सी एंड सेग ए बी एंड बी सी। तो ड्रॉ सेग ओ ए, सेग ओ बी, सेग ओ सी, सेग ए बी एंड सेग बी सी। तो ये सारे पॉइंट्स हमने एक दूसरे से कनेक्ट कर दिए। अब देखो प्रूफ में क्या हो जाएगा, तो प्रूफ में क्या करना पड़ेगा आपको, देखो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी लिख सकता हूं, क्योंकि रेडियाई ऑफ सर्कल, मतलब पॉइंट ओ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो वही हम लिखेंगे, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, यहां लिखो रीजन रेडियाई ऑफ सर्कल। तो इसके कारण हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी और से ए बी। तो लिखते हैं पॉइंट O is equidistant from, कौन से पॉइंट बताया मैंने, A एंड B, मतलब पॉइंट A एंड B से O का डिस्टेंस, देखो OA का डिस्टेंस एंड OB का डिस्टेंस इक्वल है, मतलब पॉइंट A से O तक एंड पॉइंट B से O तक ये जो डिस्टेंस बनेगा हमारा, वो दोनों इक्विडिस्टेंट पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी से, पॉइंट ओ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी। तो देखो अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा से ए बी के ऊपर, तो वो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ओ की तरफ हो जाएगा। तो देखो इफ वी ड्रॉ, लिखते हैं इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन सेग ए बी from point O will bisect the seg AB, लिखते हैं will
बाइसेक्ट सेग ए बी। तो यहां तक स्टॉप कर दीजिएगा। अब ए बी के लिए मैंने क्या बताया कि ओ, पॉइंट ओ से लेके अगर मैं यहां परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा, तो देखो रफ में बना देता हूं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा तो वो सेग ए बी को बाइसेक्ट करेगा। सेम अब इसके लिए देखते हैं बीसी के लिए। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। इसका भी रीजन क्या हो जाएगा, रेडियाई ऑफ सर्कल। मतलब पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी एंड सेग पॉइंट सी। तो लिखते हैं पॉइंट ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। बी एंड सी, तो देखो ये पॉइंट बी एंड सी ओ से इक्विडिस्टेंट है। तो अगर मैं यहां भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा तो वो बीसी को बाइसेक्ट करेगा। इफ वी ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू सेग BC, it will bisect seg BC। तो देखो इन दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ये जो पॉइंट है O, वो क्या बन रहा है, कॉमन पॉइंट। तो O इज कॉमन पॉइंट ऑफ, यहां इक्वेशन 2 लिख दो, यहां इक्वेशन 1 लिख दो। तो O इज अ कॉमन पॉइंट ऑफ दिस टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो मैंने शॉर्ट में लिखा है वो आप सेंटेंस कंप्लीट कर देना, बाइसेक्टर। तो देखो अब अगर मैं कोलिनियर पॉइंट लूंगा, मतलब 1 2 3 ऐसे 3 पॉइंट जो कि एक ही लाइन पे लाई करते हैं। अच्छे से बनाता हूं थोड़ा। अगर मैंने ऐसी लाइन बना दी और हमारे पॉइंट ए बी सी कोलिनियर पॉइंट पे लाई करते होंगे, तो अगर मैं इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा सेग ए बी पे एंड सेग बी सी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दूंगा, तो वो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। कहां, कोलिनियर में। पर यहां देखो हो रहा है क्या, वैसा नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा जो पॉइंट ओ है वो कॉमन आ रहा है। मतलब पॉइंट ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। यहां लिख दो, इफ दिस पॉइंट ओ is common point then point A, B, C are non-collinear। एक आप यहां लाइन लिख दो कि अगर ए बी सी पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी बताया था, ए बी सी अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हो जाएंगे तो सेग ए बी पे बना हुआ एंड सेग बी सी पे बना हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक दूसरे से पैरेलल होने चाहिए। पर यहां नहीं हो रहे, उनका पॉइंट जो है वो कॉमन पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ओ। इसी के कारण हम हेंस प्रूव्ड लिख सकते हैं कि पॉइंट ए बी सी आर नॉट कोलिनियर। तो नोट डाउन दिस। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 13 में, इन फिगर लाइन पी आर टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू। पी आर टचेज द सर्कल एट पॉइंट क्यू, मतलब पी आर क्या बन जाएगी हमारी, टेंजेंट। सर्कल को विच पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट क्यू पे। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ फिगर। नीचे दिए हुए क्वेश्चन का हमें आंसर देना है विद द हेल्प ऑफ फिगर। तो इस क्वेश्चन को एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो आपके टेक्स्ट बुक में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सब क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द सम ऑफ, पहले लिखता हूं एंगल टी ए क्यू, एंगल टी ए क्यू प्लस एंगल टी एस क्यू, इनका एंगल का समेशन चाहिए हमें।
एंगल TAQ एंड एंगल TSQ। तो देखो क्वाड्रिलेटरल TSQA, हमारा क्वाड्रिलेटरल TSQA क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब ये क्वाड्रिलेटरल TSQA क्या बन जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनेगा तो ऑपोजिट एंगल, मतलब सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री। मतलब एंगल TAQ प्लस एंगल TSQ क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। उसका रीजन यहां लिखता हूं नीचे, सम ऑफ opposite angles of cyclic quadrilateral, शॉर्ट में लिखता हूं cyclic quadrilateral is 180 degrees। तो नेक्स्ट सब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, मतलब क्वेश्चन 13 का सेकंड सब क्वेश्चन। फाइंड द एंगल विच आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AQP। तो देखो एंगल AQP मतलब कौन सा एंगल बनेगा हमारा, ये वाला एंगल AQP का कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हमें बताना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 2, एंगल AQP के कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो देखो एंगल AQP किस आर्क को सब इंटरसेप्ट कर रहा है, AQ को। तो AQ आर्क को और कौन से एंगल इंस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब एंगल ATQ एंड एंगल ASQ। तो हमारे एंगल ATQ एंड ASQ ये दोनों एंगल AQP के कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो उसका थ्योरम क्या हो जाएगा, बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो लिखते हैं एंगल ATQ एंड एंगल, देखो ATQ एंड ASQ, एंगल ASQ आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल हमारा जो गिवन था AQP। रीजन क्या हो जाएगा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। देन थर्ड सेट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में, विच एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QTS। तो देखो QTS, एंगल QTS का कॉन्ग्रुएंट एंगल हमें फाइंड आउट करना है। एंगल QTS मतलब ये वाला एंगल। तो एंगल QTS का कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा बनेगा, एंगल QAS, क्योंकि ये देखो दोनों एंगल्स, एंगल QAS एंड एंगल QTS दोनों एंगल एक सेम ही आर्क को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। उसका रीजन क्या लिखेंगे हम, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होने का, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क। तो एंगल QTS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAS। रीजन क्या हो जाएगा, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। तो 1 2 3 होगा। देन अभी सॉल्व क्या करेंगे, 4 एंड 5th सब क्वेश्चन। तो 4th सब क्वेश्चन क्या दिया है हमें, एंगल TAS। तो एंगल TAS ये क्या दिया है गिवन, 40, सॉरी एंगल TAS इज इक्वल टू 65। तो एंगल TAS इज इक्वल टू 65। तो एंगल TAS इस सर्कल के लिए क्या बनेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। वो इंटरसेप्ट कौन सा को करता है, TS को। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल TQS। तो एंगल TQS फाइंड आउट करना है एंड आर्क TS फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एंगल TAS एंड एंगल TQS ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि वो एंगल्स सेम आर्क को इंस्क्राइब्ड कर रहे हैं। मतलब यहां लिखते हैं एंगल TQS इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल TAS इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो इसका रीजन लिख लो, एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सेम आर्क, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क। तो देखो TAS एंड TQS ये तो हमारे बन गए 65 डिग्री। तो इंटरसेप्टेड आर्क क्या बनेगा, हाफ ऑफ दिस एंगल, जो कि हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में देखा था। तो एंगल TAS इज हाफ ऑफ मेजर आर्क TS। तो TAS का मेजर पता है हमें 65 डिग्री इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर आर्क
ts। तो ये 1/2 2 डिवीजन में यहाँ आ जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो 65 इंटू 2 इज इक्वल टू मेजर आर्क ts। तो मेजर आर्क ts क्या बनेगा 130 डिग्रीज। मेजर आर्क ts इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। नोट डाउन कर लो इसको। देन लास्ट सब क्वेश्चन क्या दिया है हमें, एंगल AQP इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल AQP इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो AQP का सिमिलर एंगल कौन सा होगा हमारा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम से ATQ। तो यही डायरेक्टली लिखता हूं मैं, AQP इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल कौन सा बनेगा हमारा ATQ। ATQ जो कि हमने यहां देखा था शायद इस सेकंड वाले में। तो ATQ इज इक्वल टू उन दोनों का मेजर सेम हो जाएगा, दैट इज 42 डिग्री। देन सेकंड एंगल क्या दिया है SQR, एंगल SQR। तो एंगल SQR का इक्वल मतलब कॉन्ग्रुएंट एंगल कौन सा बनेगा QTS। तो देखो SQR का कौन सा बनेगा QTS। तो इसका इन दोनों का रीजन क्या बनेगा, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो पहले लिखते हैं SQR इज इक्वल टू एंगल QTS इज इक्वल टू गिवन क्या है 58 डिग्रीज। तो 58 डिग्रीज यहां इन दोनों का रीजन लिख लो, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम। तो बाय टेंजेंट सेकेंड थ्योरम ये दोनों एंगल्स इन दो एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो फाइंड आउट क्या करना है हमें, फाइंड एंगल ATS। तो एंगल ATS हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल ATS एंगल किन दो एंगल से बनता है, ATQ एंड QTS। तो यही हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे। तो इज इक्वल टू एंगल ATQ प्लस एंगल QTS। तो वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे, 42 डिग्रीज प्लस 58 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100 डिग्रीज। तो एंगल ATS जो बनेगा हमारा वो बनेगा 100 डिग्रीज। तो वही फाइंड आउट करना था सब क्वेश्चन फिफ्थ में। तो नोट डाउन दिस एंड टिक कर लो इसको एज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एंड क्वेश्चन नंबर 14 ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 14 में, इन फिगर O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, chord PQ कॉन्ग्रुएंट टू chord RS, PQ एंड RS chords कॉन्ग्रुएंट है एक दूसरे से। इफ एंगल POR इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल POR इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, देन एंड मेजर आर्क RS इज इक्वल टू 80। मेजर आर्क RS मतलब ये आर्क आ रहा है हमारा 80 डिग्रीज। फाइंड, तो पहले क्या फाइंड आउट करना है, मेजर आर्क PR। तो देखो PR के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी तक, अगर हम सेंटर से एक एंगल ड्रॉ करेंगे सर्कल के ऊपर तो जितना सेंट्रल एंगल का मेजरमेंट होगा उतना ही इंस्क्राइब्ड इंटरसेप्टेड आर्क का मेजरमेंट होगा। मतलब ये आर्क का भी मेजरमेंट क्या आएगा आपका 70 डिग्रीज। तो हमारा मेजर आर्क PR भी क्या बनेगा 70 डिग्रीज। तो लिखते हैं एंगल POR इज इक्वल टू मेजर आर्क PR इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 डिग्रीज। उसका रीजन डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क लिखो, डेफिनेशन शॉर्ट में लिखता हूं, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। देन अब हमें मेजर आर्क PR तो मिल गया। अब और एक चीज दी थी कि PQ chord RS chord से, देखो लिखता हूं chord लिखना पड़ेगा यहां, chord PQ कॉन्ग्रुएंट टू chord RS। तो PQ RS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी तो मेजर आर्क PQ मेजर आर्क RS ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसका रीजन क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट chord। तो देखो इसी से ही लिखेंगे हम, मेजर आर्क RS इज इक्वल टू मेजर आर्क कौन सा बनेगा PQ इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। उसका रीजन क्या बताया मैंने,
अभी करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स लिखो, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। अगर दो कॉर्ड्स हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी तो उनके आर्क्स भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट। मतलब यहां मेजर आर्क पी क्यू भी क्या बनेगा हमारा 80 डिग्रीज, पी आर क्या बना था 70 डिग्रीज। तो देखो सेकंड क्या फाइंड आउट करना है हमें, मेजर आर्क क्यू एस, मेजर आर्क क्यू एस फाइंड आउट करना है। तो देखो मेजर आर्क क्यू एस ये फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या कर सकते हैं हम, सम ऑफ ऑल आर्क्स ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो देखो क्यू पी आर एस, यहां से यहां आर्क बना देंगे तो हमें क्यू पी भी पता है, पी आर भी पता है, आर एस भी पता है। इन तीनों की एडिशन माइनस 360 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा क्यू एस। तो लिखते हैं मेजर आर्क क्यू पी, पूरा लिखना पड़ेगा, मेजर आर्क क्यू पी, मेजर आर्क क्यू पी प्लस मेजर आर्क पी आर प्लस मेजर आर्क आर एस प्लस मेजर आर्क कौन सा बचा हमारा, सिर्फ क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। उसका रीजन क्या आ जाएगा, मेजर ऑफ सर्कल इज 360 डिग्री, यहां लिख दो आप। देन क्यू पी पता है हमें, दैट इज 80 डिग्रीज, प्लस पी आर पता है दैट इज 70 डिग्रीज, प्लस आर एस पता है वो भी 80 डिग्रीज, प्लस मेजर आर्क क्यू एस जो हमें फाइंड आउट करना था एज इट इज लिख देंगे, मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो देखो 80 प्लस 80 160, 160 प्लस 70 230 प्लस मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो अब क्या करना पड़ेगा, मेजर आर्क क्यू एस क्या आ जाएगा 360 माइनस 230, मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 360 माइनस 230 डिग्रीज। तो 360 माइनस 230 क्या आ जाएगा 130 डिग्रीज। तो यही लिखता हूं, देयरफॉर मेजर आर्क क्यू एस इज इक्वल टू 130 डिग्रीज। यही हमें फाइंड आउट करना था, तो सेकंड का आंसर लिख लो 130 डिग्रीज। तो थर्ड क्या फाइंड आउट करना है हमें, मेजर आर्क क्यू एस आर। तो देखो मेजर आर्क क्यू एस आर मतलब क्यू एस आर फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्यू एस प्लस एस आर। तो डायरेक्टली लिखता हूं, मेजर आर्क क्यू एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेजर आर्क क्यू एस प्लस एस आर, मेजर आर्क क्यू एस प्लस मेजर आर्क एस आर। तो क्यू एस की मेजरमेंट हमने अभी कैलकुलेट की थी, क्या थी 130 डिग्रीज, प्लस एस आर की मेजरमेंट क्या है 80 डिग्रीज। तो 130 प्लस 80 क्या आ जाएगा, 130 प्लस 80 210 डिग्रीज। कैसे लिखता हूं 210 डिग्रीज। तो हमारा मेजर आर्क क्यू एस आर क्या आ जाएगा 230 डिग्रीज, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो मेजर आर्क पी आर 70 डिग्रीज, सेकंड का आंसर क्यू एस मेजर आर्क क्यू एस 130 डिग्रीज एंड मेजर आर्क क्यू एस आर क्या आ जाएगा 210 डिग्रीज। नोट डाउन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में क्या दिया है, इन फिगर मेजर आर्क डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू 44। तो मेजर आर्क डब्ल्यू वाई दिया है 44 डिग्रीज। देन मेजर आर्क जेड एक्स, जेड एक्स दिया है हमें, जेड एक्स दिया है 68 डिग्रीज, 68 डिग्रीज। तो देखो 44 एंड 68 डिग्रीज। देन फाइंड एंगल जेड टी एक्स, जेड टी एक्स ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले वन बाय वन जाते हैं। तो एंगल जेड टी एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला सब क्वेश्चन। तो जेड टी एक्स में देखो कॉर्ड जेड वाई एंड डब्ल्यू एक्स intersect each other in the interior part of a circle at point T। ये आपको लिखना पड़ेगा। पहले लिखते हैं chord WX and chord YZ intersects
each other at point T in interior of circle. और एक चीज कि ZTX एंगल जो इंटरसेप्ट आर्क कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा, ZX, एंड WTY ये कौन सा आर्क इंटरसेप्ट करेगा, WY। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स। तो यहां लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या लिखेंगे, एंगल ZTX इंटरसेप्ट्स आर्क ZX, एंगल ZTX इंटरसेप्ट्स आर्क ZX and angle WTY intersects arc, कौन सा आर्क इंटरसेक्ट करेगा, WY। R ये कौन से एंगल हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे, तो हमें एंगल ZTX क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मेजर आर्क दिस प्लस मेजर आर्क दिस। तो लिखते हैं मेजर आर्क ZX प्लस मेजर आर्क कौन सा, WY। तो देखो 1/2 इंटू ZX क्या है 68 डिग्रीज प्लस WY क्या है 44 डिग्रीज। तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 68 प्लस 44 ये बनेगा 112। अगर ये इसको डिवाइड कर देगा तो ये बनेगा 56। तो एंगल ZTX इज इक्वल टू 56 डिग्रीज, मतलब हमारा एंगल ZTX बनेगा 56 डिग्रीज। तो हमारा एंगल WTY भी क्या बनेगा 56 डिग्रीज, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। देन सेकंड क्या फाइंड आउट करना है, सेकंड सब क्वेश्चन देखो, WT इज इक्वल टू 4.8। तो पहले लिखता हूं गिवन WT इज इक्वल टू 4.8, आगे TX इज इक्वल टू 8, देन YT इज इक्वल टू 6.4, एंड फाइंड आउट क्या करना है हमें, TZ। तो TZ इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो देखो अब हमें कौन सी मेजरमेंट पता है, YT पता है, TZ भी पता है, देन WT एंड TZ पता है, YT एंड TZ निकालना है, सिर्फ हमें YT भी पता है। तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो मतलब हमारे दो कॉर्ड्स इंटरनली सर्कल में इंटरसेक्ट होंगे, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, हमने पढ़ा था थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो लिखते हैं डायरेक्टली बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। तो इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, WT इंटू TX इज इक्वल टू, इसका प्रोडक्ट किससे इक्वल होगा, YT इंटू TZ। तो WT की वैल्यू क्या है 4.8 इंटू TZ की वैल्यू क्या है, गिवन हमें 8 इज इक्वल टू YT की वैल्यू 6.4 इंटू TZ जो हमें कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्टली लिख देता हूं TZ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6.4 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ गया था डिवीजन में, तो 4.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 6.4। तो हम इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो देखो एक पॉइंट यहाँ भी है, एक डेसिमल पॉइंट यहाँ भी है, तो हम इसको कट कर सकते हैं। अगेन किससे डिवाइड हो गए, तो 8 से कर सकते हैं। तो देखो 8 इंटू 6 इज इक्वल टू 46 एंड 8 इंटू 8 64। तो 8/8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो TZ मिलेगा हमें ओनली 6। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर लिख लो 56 एंगल ZTX इज इक्वल टू 56 डिग्रीज, एंड सेकंड सब क्वेश्चन दैट इज TZ फाइंड आउट करना था, उसका आंसर लिख लो 6। ये रब करूंगा, बाद में इसका सब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो
थर्ड सब क्वेश्चन क्या है हमारा, गिवन में दिया है हमें WX, टोटल WX दिया है 25, YT इज इक्वल टू 8 एंड YZ मतलब टोटल YZ दिया है 26। फाइंड आउट क्या करना है, WT। तो पहले तो इसका सॉर्ट आउट करते हैं हम, हमें TZ चाहिए होगा बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम के लिए, WT फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो TZ चाहिए हमें, तो हमें YZ पता है, टोटल YZ। तो YZ इज इक्वल टू, YZ सेगमेंट किन दो सेगमेंट से बना है, YT प्लस TZ। तो लिखते हैं YT प्लस TZ। तो YZ की वैल्यू पता है 26 इज इक्वल टू, YT भी पता है हमें 8 प्लस TZ कैलकुलेट करना है। तो TZ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 26 माइनस 8 इज इक्वल टू 26 माइनस 8 मतलब 18। तो यहां लिखता हूं TZ इज इक्वल टू 18। तो देखो TZ मिला मुझे 18, YT भी पता है 8। अब WT फाइंड आउट करना है, हमारे पास WX ऑलरेडी है, दैट इज 25। तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए हमने प्रैक्टिस सेट शायद 3.5 में देखा था, जो हमें फाइंड आउट करना है उसी को x मान लो। तो WT इज इक्वल टू x, लेट WT इज इक्वल टू x। अगर WTX बनेगा तो हमारा TX क्या बनेगा, तो देखो WX इज इक्वल टू WX, टोटल WX किन दो सेगमेंट से बनता है, WT प्लस TX। देखो WT प्लस TX, तो WX पता है हमें, टोटल क्या दिया है 25 इज इक्वल टू WT हमने X कंसिडर किया था एंड TX एज इट इज हमें वही कैलकुलेट करना है। तो अगेन TX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, X एडिशन में, यहां आ जाएगा तो सब्सट्रैक्शन में, तो 25 माइनस X। तो हमें TZ मिल गया 25 माइनस X, मतलब WTX एंड ये 25 माइनस X। तो अब क्या करेंगे हम, बाय थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन। तो बाय थ्योरम ऑफ, ये शॉर्ट में नहीं लिखना, पूरा लिख दो, थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ क्या होता है, कॉर्ड्स। तो बाय इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स थ्योरम से हमने क्या देखा था, WT इंटू TX इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, YT इंटू TZ सॉरी, YT इंटू TZ। तो WT क्या है हमारा, अज्यूम किया था X, TX क्या निकाला हमने 25 माइनस X इज इक्वल टू YT क्या है, देखो YT। तो YT हमें गिवन है दैट इज 8 इंटू TZ क्या आया था 18। तो X को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8, ये क्या बनेगा हमारा 144। तो देखो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, पूरी टर्म उस साइड एंड ये इस साइड ला देंगे तो हमारा ये साइन इनवर्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x एंड ये इधर प्लस 144 इज इक्वल टू 0। तो अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1, लास्ट टर्म 144 इंटू 1 144। इसके मुझे दो फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनकी मल्टीप्लीकेशन इतनी आनी चाहिए एंड एडिशन या सब्सट्रैक्शन -25 आनी चाहिए। तो इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा, दो फैक्टर्स -16 एंड -9। तो करके देख लो, वही फैक्टर्स बनेंगे, वही यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 9x प्लस 144। आगे क्या करते थे, दो दो के ग्रुप्स बनाते थे, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा x, अंदर बचेगा x माइनस 16, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा -9, इन ब्रैकेट क्या बचेगा x माइनस 16। तो दो ब्रैकेट्स कौन से बनेंगे, x माइनस 9 एंड ये दोनों कॉमन लिख दूंगा x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे आगे, सिर्फ 0 से इक्वेट करेंगे, मतलब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या बनेगी 9 और x की वैल्यू यहाँ क्या बनेगी 16। मतलब x किसके लिए कंसिडर किया था, w के लिए, मतलब WT
WT इज इक्वल टू 9 और WT इज इक्वल टू 16। नोट डाउन कर लो आंसर्स। सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। इन फिगर मेजर आर्क CE इज इक्वल टू 54, देन मेजर आर्क BD इज इक्वल टू 23, ये स्मॉलर आर्क BD इज इक्वल टू 23, फाइंड मेजर एंगल CAE, मतलब ये एंगल हमें फाइंड आउट करना है। 1 बाय 1 जाते हैं पहले। तो देखो मेजर एंगल CAE क्या बनेगा, हमारा कॉर्ड्स बनेंगे CB एंड ED जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाहर जाके। तो ये एंगल CAE क्या बनेगा, इंस्क्राइब्ड एंगल। इंस्क्राइब क्या कर रहा है, मेजर आर्क CE एंड मेजर आर्क BD। इस क्वेश्चन के लिए हमने क्या देखा था, पहले तो लिखता हूं, इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा, CAE में। तो इंस्क्राइब्ड एंगल CAE किसको इंस्क्राइब कर रहा है, इंटरसेप्टेड आर्क, कौन से आर्क, CE एंड BD, मेजर आर्क CE एंड आर्क BD। तो मेजर एंगल CAE क्या बनेगा हमारा, देखो मेजर एंगल CAE इज इक्वल टू, मैंने प्रॉपर्टी सिखाई थी, क्या करना है सिर्फ आपको, मेजर आर्क माइनस माइनर आर्क जो कि इंटरसेप्ट कर रहा है। इंस्क्राइब्ड एंगल के प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि अगर उसका वर्टेक्स सर्कल के बाहर जा रहा है एंड वो दो इंटरसेप्टेड आर्क को इंस्क्राइब्ड कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेजर आर्क एंड माइनर आर्क, मेजर आर्क से माइनर आर्क सब्सट्रैक्ट करेंगे, वो भी कैसे, हाफ इंटू। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा, मेजर आर्क CE माइनस ये ब्रैकेट में मेजर आर्क BD, वैल्यूज पुट डाउन कर देंगे जो कि हमारे पास है 1/2 इंटू मेजर आर्क CE क्या है 54 माइनस BD क्या है हमारा 23। तो 54 माइनस 23 ये क्या आ जाएगा 31। तो 1/2 इंटू 31, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका मेजरमेंट आएगा 15.5 डिग्री। तो एंगल CAE बनेगा हमारा 15.5 डिग्रीज। आप रिवीजन करते जाओ, जैसे कि यहाँ हमने प्रॉपर्टीज यूज की, तो अगर आप डायरेक्टली पूछोगे कि ये कैसे आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए पढ़ाई करते जाओ, रिवीजन ले लो इसको। एज ए रिवीजन में ये पॉइंट्स कवर कर दो कि आपकी प्रॉपर्टीज अगर अच्छी होंगी तभी हम प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो एंगल CAE क्या है हमारा 15.5 डिग्रीज। तो अब हम सेकंड सब क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया है हमें, AB इज इक्वल टू 4.2, AB इज इक्वल टू 4.2, BC इज इक्वल टू क्या चाहिए, BC इज इक्वल टू 5.4 एंड AE इज इक्वल टू 12, AE इज इक्वल टू 12, फाइंड AD क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ क्या यूज कर सकते हैं कि दो कॉर्ड्स एक्सटर्नली एक दूसरे पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड ये यूज कर सकते हैं हम। इसमें क्या हो जाएगा AB इंटू AC इज इक्वल टू AD इंटू AE। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, AC चाहिए होगा। तो AC फाइंड आउट करेंगे कैसे, AB प्लस BC करके, AB प्लस BC करके। तो AB क्या दिया है हमें 4.2 प्लस BC क्या है हमारे पास 5.4। तो 4.2 प्लस 5.4 9.6। तो AC बनेगा 9.6। तो देखो AC है हमारे पास, AB भी है, AE भी है, तो हमें AD फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या लिखेंगे, कॉर्ड्स CB एंड ED intersects in exterior of circle, तो क्या करेंगे, बाय यूजिंग एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड थ्योरम, बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स
तो क्या बन जाएगा, ए बी इंटू बी सी, ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए ई इंटू ए ई। तो देखो ए बी की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 4.2, ए सी की वैल्यू है 9.6 इज इक्वल टू ए डी फाइंड आउट करना है। ए ई की वैल्यू क्या है हमारे पास गिवन यहाँ 12। तो अल्टीमेटली ए डी सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आ जाएगा डिवीजन में, तो 9.6 डिवाइडेड बाय 12। तो ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0.8 से डिवाइड करेगा 4.2 इंटू 0.8। अगर ये कैलकुलेशन कर दोगे तो आपको मिलेगा 336। तो अब देखो 336 पॉइंट अभी तक मैंने दिया नहीं है, यहाँ एक पॉइंट और यहाँ एक पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा उनके एडिशन 1 + 1 2, मतलब 2 पॉइंट्स यहाँ खिसकाना है आपको। तो एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3.36। तो नोट डाउन कर लो एडी की वैल्यू 3.36। फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर 15.5 डिग्रीज एंड सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर एडी इज इक्वल टू 3.36, सॉरी डिग्रीज नहीं है 3.36। नोट डाउन दिस। तो देखते हैं इसी का ही थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड सब क्वेश्चन। तो थर्ड सब क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू 3.6, ए बी इज इक्वल टू 3.6, देन ए सी इज इक्वल टू 9, ए सी इज इक्वल टू 9, ए डी इज इक्वल टू 5.4, ए डी इज इक्वल टू 5.4, देन फाइंड ए ई, हमें ए ई फाइंड आउट करना है। तो सेम जो कि हमने प्रीवियस सब क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर मतलब इसी के ही क्वेश्चन पार्ट 2 में, मतलब सब पार्ट 2 में। तो क्या यूज करेंगे, तो ए बी एंड ए सी है हमारे पास, ए डी है, ए ई चाहिए हमें, तो क्या यूज करेंगे थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। डायरेक्टली लिखता हूं, आप वो सेंटेंस लिखो कि कॉर्ड सी बी एंड ई डी कॉर्ड इंटरसेक्ट हो रहा है एट द एक्सटीरियर पॉइंट पे, पॉइंट ए पे, देन क्या हो जाएगा बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, तो बाय दिस थ्योरम क्या कर सकते हैं हम, ए बी इज इक्वल टू ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी इंटू ए ई। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास है 3.6, ए सी की वैल्यू भी हमारे पास है 9, ए डी की वैल्यू 5.4 इंटू ए ई फाइंड आउट करना है। तो ए ई क्या आ जाएगा, सिंप्लीफाई कर दो, ये मल्टीप्लीकेशन में यहाँ जाएगा तो डिवीजन में 3.6 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5.4। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, तो पॉइंट हटा सकते हैं, देखो एक पॉइंट यहाँ भी है यहाँ भी है, मतलब मैं डायरेक्टली रब कर सकता हूँ इसको। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, 9 से सिंप्लीफाई कर सकते 9 एंड यहाँ 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 चौक 56, 9 चौक 9 से 9 54 6, यहाँ होगा 6, देन 6 1 6 6 6 36। तो 6 इंटू 1 क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू 6। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ए ई की वैल्यू मिल जाएगी हमें 6। तो नोट डाउन कर लो पूरे आंसर्स। फर्स्ट सब क्वेश्चन का आंसर क्या था 15.5 डिग्री, सेकंड सब क्वेश्चन का आंसर क्या था इसी क्वेश्चन में 3.36 एंड ए ई थर्ड फाइनल सब क्वेश्चन का आंसर ए ई इज इक्वल टू 6। नोट डाउन कर लो। अब इंपॉर्टेंट बताता हूँ आपको, 17 जो कि एक्टिविटी फॉर्मेट में है वो इंपॉर्टेंट है, 16 15 एंड 14 ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़े से बड़े हैं एंड उनमें सब क्वेश्चन है, किन किन क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है, किस क्वेश्चन में 5 सब क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड वालों को बहुत पसंद आते हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 14 15 16 17। तो नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक्टिविटी दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। तो सॉल्व करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। इसको टिक कर लो एज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि ये एक्टिविटी फॉर्मेट में है। तो बचे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा जा रहा है। तो इन फिगर कॉर्ड EF पैरेलल टू GH, कॉर्ड EF कॉर्ड GH से पैरेलल है। प्रूव दैट
chord EG is congruent to FH, chord EG congruent to chord FH, ये हमें शो करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द राइट द प्रूफ। फिल इन द ब्लैंक्स मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने हैं एंड हमें प्रूफ करना है। तो क्या है, उन्होंने ही दिया है ड्रॉ सेक GF उन्होंने ही ड्रॉ कर दिया। देन एंगल EFG एंड एंगल FGH, मतलब कौन से, EFG एंड FGH, ये कौन से बनेंगे, देखो Z बन रहा है। Z के एंगल्स कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स, तो इसका रीजन यहां लिख दो अल्टरनेट एंगल्स। तो लिखते हैं एक मिनट, अल्टरनेट एंगल्स, तो ये हो गया अल्टरनेट एंगल्स। देन एंगल EFG, देखो एंगल EFG यहां फिल इन द ब्लैंक्स करना है। इसका रीजन क्या दिया है, इंस्क्राइब्ड एंगल। देखो एंगल EFG इंस्क्राइब्ड एंगल होगा तो ये आर्क EG क्या हो जाएगा, उसका हाफ, मतलब यहां क्या आ जाएगा, हाफ आर्क, हाफ मेजर आर्क, कौन सा बनेगा, जो इंटरसेप्ट कर रहा है इंस्क्राइब्ड एंगल को, EG। तो एंगल EFG इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क EG। उसका रीजन आगे उन्होंने ही दिया है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, उसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। देन सिमिलरली FGH में देखो, एंगल FGH इज इक्वल टू, रीजन क्या है, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। FGH के लिए क्या हो जाएगा, इंटरसेप्टेड आर्क FH, मतलब यहां भी क्या हो जाएगा, हाफ मेजर आर्क FH, जो कि हमने इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम में पढ़े थे। तो एंगल EGH इज इक्वल टू FGH, सॉरी एंगल FGH इज इक्वल टू हाफ मेजर आर्क FH। तो देखो 1 2 3 से मैं क्या लिख सकता हूं, मेजर आर्क EG, तो मेजर आर्क EG इज इक्वल टू मेजर आर्क FH, मेजर आर्क FH। तो देखो फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिखेंगे, मेजर आर्क EG इज इक्वल टू मेजर आर्क FH। तो अगर ये दोनों आर्क्स एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट बनेंगे तो उनके कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। यहां लिखा है, उन्होंने ही दिया है, कॉर्ड EG इज कॉन्ग्रेंट टू FH। उसका रीजन सिर्फ हमें लिखना है, क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट आर्क। लिखता हूं करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट आर्क्स। तो ये आर्क्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, मतलब इनके कॉर्ड्स भी क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। यही हमें शो करना था, तो इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो। तो इसमें इस लेक्चर में हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से स्टार्ट किया था, 9 से। तो 9 13 लिखता हूं यहाँ, 9 13, देन 14 15 अगेन 16 एंड 17। ये बहुत बड़े क्वेश्चन थे, 16 एंड 17। इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स वालों को बहुत अच्छे लगते हैं, वही एग्जाम में आते हैं जिसमें सब क्वेश्चन आपको पूछे गए होंगे। तो 9 13 14 15 16 17 इसको एज ए इंपॉर्टेंट टिक कर लो। आगे का ड्रिल आपको पता है। लाइक करना है इस वीडियो को, नीचे जाके सब्सक्राइब करना है अपने इस चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। थैंक यू।